स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। 21 फरवरी का दिन बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा। 21 फरवरी को ये पेपर ऐसे ही हुबहू छपने वाले हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। एक बार पूरा पेपर आप देख लीजिए। मैंने पूरा पेपर हल कर दिया है। आसान शब्दों में जो है पूरा उत्तर मैंने यहाँ पे लिख लिया है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पूरा पेपर अच्छे से यहाँ पे मैंने कवर कर लिया है। साथ में ऐतिहासिक तिथियां, मानचित्र, प्रश्न सब कुछ जो है इस वीडियो में आपको कराएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसे स्किप कर देते हैं तो बहुत पछताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर आएंगे। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे निर्देश वगैरह कुछ दिए गए हैं, आप निर्देश वगैरह देख सकते हैं। आपके पेपर में 5 खंड होगा, ठीक है। इतिहास में 5 खंड होगा, जिसमें पहला जो खंड होगा का, उसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा 10 नंबर का। फिर इसके बाद दूसरा खंड होगा खा, जिसमें 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। फिर इसके बाद खंड गा होगा, जिसमें 6 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद खंड घा होगा, जिसमें 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। और खंड अंगा वाला, इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां और 5 क्वेश्चन मानचित्र के पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरा पेपर पैटर्न है। आइए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और कैसे आप अपने कॉपी में आंसर लिखेंगे, किस प्रकार से आंसर दिया जाता है वो भी आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महावीर का मूल नाम था। इन्हीं सिंपल भाषा में कहा जाए तो महावीर के बचपन का नाम क्या था। वर्धमान, गौतम, सिद्धार्थ या फिर तथागत। तो इसमें सही जवाब आप सभी को पता होगा, वर्धमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अर्थशास्त्र के लेखक थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। महात्मा गांधी, मेगास्थनीज या फिर यहाँ पे दिया है ऑप्शन विष्णुगुप्त या फिर चंद्रगुप्त। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा विष्णुगुप्त। और इन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी नाम ध्यान रखेंगे। कौटिल्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विष्णुगुप्त की जगह ये भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव किस धर्म के मुख्य देवता थे। तो वासुदेव वैष्णव, शैव, बौद्ध या फिर जैन। तो उसमें वासुदेव जो थे वो वैष्णव धर्म के देवता माने जाते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, राम राय या फिर देव राय द्वितीय। सही जवाब इसमें हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने 1336 में। ये दोनों सगे भाई थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। अजमेर में, दिल्ली में, पटना में या फिर जयपुर में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। अजमेर पड़ता है आपका राजस्थान में, क्योंकि मानचित्र भी आता है भरने के लिए, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, 1942 में, 1943 या फिर 1944 में। सही जवाब इसमें हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन 1927 में गठित हुआ था और 1928 में भारत में आया था। अगला है आपके सामने यहाँ पे कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। बी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। 1615, 1630, 1674 या फिर 1632 में। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि शाहजहां के शासनकाल में किस कला का चरमोत्कर्ष हुआ था। तो यहाँ पे किस कला का, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला या फिर सुलेखन कला। तो इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा वास्तुकला, ठीक है। अगला यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने है कि रॉलेट एक्ट भारत कब आया था। 1917, 1918, 1919 या फिर 1920 में। सही जवाब इसमें हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। फिर इसके बाद 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। तो दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में ऐसे ही डायरेक्ट छपने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो बहुत ही सरल आसान शब्दों में आपको समझाने वाले हैं।
खंड खा में अतिलघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 5 प्रश्न होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी यहाँ से भी आपको 5 दूनाई 10 नंबर मिलेगा। जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इंडिका की रचना किसने की थी? उस स्तूप से आप क्या समझते हैं? चौरी चौरा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? शिवाजी का जो है अधीन अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइए इसका उत्तर समझने का प्रयास करते हैं सिंपल आसान शब्दों में। हड़प्पा पुरा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 में। आपको बता दें कि 1921 जो है डायरेक्ट आपका ऐतिहासिक तिथि भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो है उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगला है इंडिका की रचना किसने की थी? तो इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज ने की थी। इसके बारे में थोड़ा सा और लिख सकते हैं कि मेगास्थनीज चंद्रू मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत बनकर आया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में इसमें ले सकते हैं कि स्तूप एक गोलाकार धार्मिक स्मारक होता है। इसमें बुद्ध के अवशेष, अस्थियां, स्मृति चिन्ह सुरक्षित रखे जाते हैं। यह बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, जैसे सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है। इस प्रकार से इसके बारे में लिखेंगे, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में हुआ था, और गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। मानचित्र में जब पूछेगा कि वह स्थान जहाँ चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था, तो आपका जवाब होगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इसको मानचित्र में भरना होगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान व्यवस्था क्या थी? तो इसमें लिखेंगे अष्टप्रधान शिवाजी के शासन व्यवस्था थी, जिसमें 8 मंत्रियों का जो है परिषद होता था, जिसमें ये मंत्री प्रशासन होते थे, सेना, न्याय, वित्त जैसे कार्य संभालते थे, तो इसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं खंड गा के, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 अंक आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या है? जैन धर्म की शिक्षाओं के संक्षिप्त विवरण दीजिए। मेगास्थनीज के संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, स्पष्ट कीजिए। और शेर शाह के प्रशासन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर कम से कम आप 1 पेज में लिखेंगे। 1 पेज में लिखेंगे तब जो है पूरा नंबर आपको मिलेगा। 1 से 1.5 पेज में आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। आइए उत्तर समझने का प्रयास करते हैं, कैसे उत्तर यहाँ पे लिखेंगे। तो क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या है? कौन कौन से कारण थे जिससे मौर्य साम्राज्य पतन हुआ था? तो सबसे पहला है यहाँ पे अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर थे। इसके बारे में यहाँ पे हेडिंग बना के आप ऐसे इसके बारे में लिख सकते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी जो है वो सही तरीके से शासन प्रशासन को नहीं चला पाए, जैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ऐसे सेंटेंस बना के भी लिख सकते हैं। अगला है विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने का कठिन हो गया, यानी जो मौर्य साम्राज्य था इतने बड़े साम्राज्य को सही तरीके से नियंत्रित नहीं कर पाए, इसीलिए वो पतन हो गया। पतन का मतलब खत्म होना, नष्ट हो जाना। अगला है अत्यधिक सैनिक और प्रशासनिक खर्च बढ़ गया। शासन प्रशासन जो है पूरी तरह से त्रस्त व्यस्त हो गई, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। अगला है प्रांतीय शासकों का विद्रोह। जो अलग अलग क्षेत्रीय शासक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य पतन हो गया। अगला है विदेशी आक्रमण। ये भी माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन में विदेशी आक्रमण हुआ होगा, जिसके कारण जो है ये इसका पतन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला है जैन धर्म के शिक्षाओं के बारे में बताइए। तो जैन धर्म की शिक्षाएं जो है संक्षेप में आपको बता दे रहा हूं, उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख शिक्षाएं हैं, जैसे अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये है किसी भी जीव की हानि नहीं पहुंचाना है, यानी हमें हिंसा नहीं करनी है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। दूसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं सत्य। हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, ऐसा जैन धर्म की शिक्षा में कहा गया है। अगला पॉइंट है अस्तेय। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के दिन में तो सभी चोरी करते हैं, लेकिन जैन धर्म में कहा गया है कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए। अगला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है संयम जीवन जीना, ऐसा जीवन नहीं जीना कि ऐशोराम की जिंदगी हो, एक शांतिपूर्वक जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब होता है अधिक संग्रह नहीं करना, धन इकट्ठा नहीं करना, जो है गाड़ी बंगला इकट्ठा नहीं करना है,
है। तो इस प्रकार से आपको अधिक संग्रह नहीं करनी है, जितना है आपके पास पर्याप्त तो होना चाहिए कि आपका जीवन उसमें चल सके। ठीक है, इस प्रकार से इस बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है मेगास्थनीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो मेगास्थनीज के बारे में इसमें समझेंगे। मेगास्थनीज एक यूनानी यात्री था और इतिहासकार भी था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, आगे इसमें 2 पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे कि उसने भारत पर प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका लिखी, जिसके मौर्यकालीन समाज, शासन, अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। तो इसके बारे में और ऐसे लिख सकते हैं। अगला है यहाँ पे 1857 का विद्रोह भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में आप लिखेंगे 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि इसमें किसान, जमींदार, सामान्य जनता भी शामिल हुई थी। इसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना था, इसलिए इतिहासकारों ने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया है। किस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है शेरशाह के प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो उसमें लिखेंगे शेरशाह के बारे में। मैं आपको थोड़ा हिंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बारे में आप और डिटेल में लिख सकते हैं अगर समझ जाएंगे तो। क्वेश्चन है कि शेरशाह के प्रशासन का वर्णन करना है। तो शेरशाह एक कुशल प्रशासक था, पहला पॉइंट। आगे इसमें लिख सकते हैं कि उसने साम्राज्य को सरकार, परगना और ग्राम में बांटा था। न्याय व्यवस्था कठोर थी, सड़कों का निर्माण करवाया था। डाक व्यवस्था, भू राजस्व प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब ये है कि शेरशाह के शासन में किस प्रकार की व्यवस्था होती थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है चंपारण सत्याग्रह के कारण बताइए। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था और ये पड़ता है बिहार में। यहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था और ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है। अब यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख कारण क्या थे। तो यहाँ पे नील की 3 कठिया प्रथा चलती थी। 3 कठिया प्रथा का मतलब ये है कि जैसे मान लो जमीन है, उस जमीन पे एक हिस्से पे जो है नील उगाना होता था और जो है कुछ 3 हिस्से पे इसके जो है फसल वगैरह जो भी आप उगा सकते हैं। तो किसानों को एक हिस्से पे नील उगाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। इसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है, 1/3। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है किसानों की आर्थिक शोषण किया जा रहा था बहुत ज़्यादा, इसलिए चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला है अत्यधिक लगान वसूला जा रहा था, यानी कर वसूला जा रहा था, जिससे जनता यानी किसान परेशान हो गई थी। अगला यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंग्रेज जो नील था उस नील को उगाने के लिए अत्याचार करते थे किसानों पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद आता है क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया है कि वैदिक कालीन सभ्यता के मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके दिया है भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताओं को बताइए। 23 नंबर क्वेश्चन दिया है। 23 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभ के प्रकारों का वर्णन कीजिए। या फिर दिया है मुगल कालीन वास्तुकला पर निबंध लिखिए। और ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। अगर आपको ये नहीं आता तो लिख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। आइए इसको फटाफट डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसका आंसर लिखेंगे। सबसे पहला है यहाँ पे वैदिक कालीन सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। इसमें आप लिखेंगे वैदिक कालीन सभ्यता भारतीय इतिहास की प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यता मानी जाती है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। तो पहले देखिए सामाजिक जीवन, यानी वैदिक कालीन सभ्यता में समाज का जीवन कैसा होता था ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें सिंपल वर्ड में ले सकते हैं समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। इस प्रकार से पहला फैक्ट पॉइंट हो जाएगा। फिर इसमें लिखेंगे कि वैदिक काल में संयुक्त परिवार देखने को मिलता था। अगले पॉइंट में ले सकते हैं इसमें स्त्रियों की शिक्षा और धार्मिक अधिकार भी प्राप्त थे वैदिक काल में। दूसरा, वैदिक काल में धार्मिक जीवन कैसा होता था। तो यहाँ पे लोग यज्ञ में विश्वास करते थे, यानी लोग यज्ञ करते थे। दूसरा है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम प्रमुख देवता हुआ करते थे। अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि इसमें वेद चलते थे, जिसमें 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई थी वैदिक काल में। ठीक है, इसके बाद
दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे उनका आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन में उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, पशुपालन था और व्यापार में जो है वो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, यानी वस्तु लेते थे और वस्तु देते थे। इसके बाद वहाँ पे राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो यहाँ पे लिखेंगे राजनीतिक जीवन में कि राजा शासन का प्रमुख होता था, सभा और समिति जैसी संस्थाएं हुआ करती थी, राजा और प्रजा का संबंध अच्छा हुआ करता था। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल आसान शब्दों में मैंने आपको बताया है, अच्छे से आप लिख सकते हैं। अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है उसको भी देख लीजिए। भक्ति आंदोलन की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसमें लिखेंगे भक्ति आंदोलन है इसकी मध्यकालीन भारत की एक धार्मिक आंदोलन था। इसमें कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जैसे ईश्वर की सच्ची भक्ति पर बल देना। तो भक्ति आंदोलन में जो मुख्य बातें थी वो ये था कि ईश्वर को जो है हमें मानना है और ईश्वर की भक्ति करना है। दूसरा है जाति पाति और ऊंच नीच का विरोध किया गया है। भक्ति आंदोलन के जो लोग थे, जो संत थे, वो मानते थे कि जाति पाति नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऊंच नीच नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट पे लिख सकते हैं इसमें कि सरल भाषा में भजन और कीर्तन करते थे, गुरु की महत्ता होती थी, उसमें राम कृष्ण अल्लाह की उपासना भी वहाँ होता था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 23 नंबर है कि स्तंभ से आप क्या समझते हैं, स्तंभ के प्रकार बताइए। तो सबसे पहले आप स्तंभ के बारे में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे स्तंभ पत्थर से बना हुआ एक ऊंचा खंभा होता था जिसे स्मारक या धार्मिक उद्देश्य से बनाया जाता था। कोई भी स्तंभ ऐसे बना जाता था और स्तंभ जो है इस प्रकार से बनकर जो है एक स्तंभ तैयार होता था और वो कोई प्रतीक होता था किसी धार्मिक चीज़ों का। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे स्तंभ के प्रकार में ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ में सिंह स्तंभ प्रसिद्ध है जिसमें 4 शेर दिखाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे धार्मिक स्तंभ में जैसे बौद्ध धर्म से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद स्मारक स्तंभ होते हैं जैसे ऐतिहासिक घटनाओं को याद दिलाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ स्तंभ बनाए जाते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अथवा करके मुगल कालीन वास्तुकला पर निबंध लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि मुगल कालीन वास्तुकला भारतीय इतिहास की एक स्वर्णिम उपलब्धि थी। इसमें आगे लिख सकते हैं कि इसमें फारसी भारतीय शैली की सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। बाबर ने मस्जिद का निर्माण करवाया, अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया और शाहजहां के समय वास्तुकला जो थी वो चरम सीमा पर पहुंची। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया है, आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे सकते हैं ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद इसके कुछ उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कारण बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन जब 1928 में आया था तो साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, उसका विरोध किया गया था। ये सबसे बड़ा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण माना जाता है। फिर पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है कि हमें पूरा अपना शासन चाहिए, हमें पूरा अपना देश आज़ाद चाहिए। इसके बाद नमक कानून। नमक पे जब कर लगाया था अंग्रेजों ने तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरुआत की थी। तो ये सबसे बड़ा कारण ये भी माना जाता है। ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति, यानी ब्रिटिश शासन जो थी वो हमेशा दमनकारी नीति अपनाती थी, हमेशा दबाने की कोशिश करती थी भारतीयों को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे इसका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम में ले सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम में लिखेंगे जनता में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, अंग्रेजी शासन की नींव कमजोर हो गई और गांधी जी के नेतृत्व में जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थापित हुआ था। आगे इसमें अथवा करके जो क्वेश्चन दिया है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, इस पर निबंध लिखना है। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है ये 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे यानी अब प्रेजेंट में मुंबई है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। उसमें सबसे बड़ा नारा दिया गया था करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया गया था। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेता है। आगे इसमें कहानी निबंध की तरह लिखना है, तो आप इसमें ले सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़ था। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत को अधिक समय तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है। आगे इसमें कुछ और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, कुछ मुख्य पृष्ठभूमि है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
दौरान जब क्रिप्स मिशन 1942 में भारत की संवैधानिक समस्याओं को समाधान करने में विफल रहा, तब भारतीयों में असंतोष चरम सीमा पर पहुंच गया। बढ़ती महंगाई, वस्तुओं की कमी, जापानी आक्रमण के भय ने जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया और महात्मा गांधी ने महसूस किया कि अंग्रेजों को भारत में रहना अब ना तो भारत के हित में है और ना ही हमें नैतिकता के रूप में दिखाई देता है। तो ये जो है कहीं कि आंदोलन का कारण माना जाता है। आगे इसमें लिखेंगे आंदोलन का प्रसार और जो है आगे दमन किया गया। 9 अगस्त की सुबह होते ही ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आज़ाद सभी जैसे शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और नेतृत्व अनुपस्थिति में जनता ने स्वयं जो है कमान संभाल ली। आगे यहाँ पे इसके महत्व में लिख सकते हैं कि जो है जनता का सहयोग इसमें सबसे बड़ा महत्व रहा, सामूहिक भागीदारी रही, ब्रिटिश सत्ता को चेतावनी दी गई और स्वतंत्रता को मार्ग प्रशस्त हुआ। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ा आंदोलन रहा। निष्कर्ष में इसमें 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन केवल एक राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि यह भारतीय स्वाभिमान की हुंकार थी। इसने दिखा दिया कि जब पूरा देश एक संकल्प साथ खड़ा होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का भी झुकना पड़ता है। यह आंदोलन भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। तो भारत छोड़ो आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन माना जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है ऐतिहासिक तिथियाँ और मानचित्र संबंधी प्रश्न, जो अंगा वाला पार्ट है। इसमें कुछ प्रकार से यहाँ पे डेट दिया रहेगा, आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि उस डेट में कौन सी घटना घटी थी। आइए फटाफट देख लेते हैं एक एक करके। तो जैसे यहाँ पे दिया है 563 ईसा पूर्व में, तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि पड़ता है नेपाल में। मानचित्र से यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो लुम्बिनी पड़ता है नेपाल में। आगे है 527 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो है निर्वाण मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से बस एक एक लाइन आपको लिखना है। आगे इसमें है 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि हुई थी 305 ईस्वी में, सॉरी ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे है सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला 78 ईस्वी में क्या हुआ था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था और शक संवत प्रारंभ हुआ था। इसी से संबंधित है, तो सिर्फ आप यहाँ पे लिख देंगे कि कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, तब भी आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे है 319 में क्या हुआ था, तो 319 में गुप्त वंश का प्रारंभ हुआ था और चंद्रगुप्त प्रथम शासन में आया था। अगला है 380 में क्या हुआ था, तो 380 में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है ये सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, 380 में। अगला है यहाँ पे 712 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 712 में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला है 1540 में क्या हुआ था, तो 1540 में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज में जो है युद्ध में हराया था, जो पड़ता है बिलग्राम में। अगला पॉइंट है यहाँ पे 1565 में क्या हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। अगला है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे 10 नंबर के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है मानचित्र वाला सेक्शन। मानचित्र में जैसे पूछा है वह स्थान जहाँ चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ था, तो जवाब होगा गोरखपुर। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली कुंड ग्राम में, बिहार में। अभी मानचित्र में भर के आपको दिखा दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह स्थान जहां खुसरो बाग स्थित है, तो प्रयागराज इलाहाबाद। वह स्थान जहां अकबर का मकबरा स्थित है, सिकंदरा में है। वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है, तो ताजमहल आगरा में है। ठीक है, अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं कैसे इसमें भरेंगे। तो देखिए पहला आंसर यहाँ पे वह स्थान जहाँ चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। इस प्रकार से मानचित्र आपको देखने को मिलेगा। 2025 का मानचित्र है, यहाँ पे लिखे रहेगा 2026 और सेम टू सेम ऐसे ही मानचित्र आपका देखने को मिलेगा। ये बोर्ड का मानचित्र है और यहाँ पे कुछ निर्देश दिए रहते हैं, ये आपको नहीं भरना होता है। यहाँ पे लिखा है केवल परीक्षकों के लिए, तो यहाँ पे केवल जो टीचर होंगे जो कॉपी चेक करेंगे वो यहाँ पे आपको नंबर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका नंबर देंगे जितना सही होगा। तो यहाँ पे गोरखपुर कहाँ पे है, तो यूपी में है। तो ये आप जो गड्ढा वाला भाग देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग ये नेपाल है। नेपाल के जस्ट नीचे जो है आधा हिस्सा यूपी का है, आधा हिस्सा बिहार का है। तो यहाँ पे बिहार में, यहाँ यूपी में ऐसे आप यहाँ पे लिख देंगे, गोला बना देंगे और यहाँ पे लिखेंगे गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर लिख देंगे और यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट लिख देंगे, बस आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही मानचित्र आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। इसका उत्तर भी मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है कि चौरी चौरा हत्याकांड का जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में। वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वैशाली कुंडग्राम बिहार में पड़ता है। वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है प्रयागराज इलाहाबाद। और वह स्थान जहाँ पे अकबर का मकबरा स्थित है तो सिकंदरा, ये भी आगरा में पड़ता है। और नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है तो ये कहाँ पे है, आगरा में है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो वैशाली कुंडग्राम बिहार में पड़ता है। तो बिहार मैंने अभी आपको बताया कि आधा हिस्सा बिहार का है, तो यहाँ पे बिहार में ऐसे गोला कर देंगे छोटा सा और यहाँ लिखेंगे वैशाली कुंडग्राम, ठीक है। वैशाली लिख देंगे तभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 डाल देंगे, बस ऐसे लिख देंगे, पूरा काम ओके हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्थान जहाँ खुसरो बाग स्थित है तो ये स्थित है प्रयागराज में। अब यूपी में ढूंढना है तो यूपी मैंने आपको बताया है, ये रहा यूपी, ठीक है। और यूपी के जस्ट नीचे यहाँ पे एमपी में एमपी का बॉर्डर है इलाहाबाद, तो यहाँ पे जो है आप भर देंगे इलाहाबाद या प्रयागराज, ठीक है। इलाहाबाद या प्रयागराज दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ अकबर का मकबरा स्थित है तो कहाँ पे, आगरा में है। और ताजमहल भी आगरा में है, तो यहाँ पे यूपी में ये भी है, तो यूपी में मैं देखिए ऊपर यहाँ पे ऊपर इसको भरेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे सीधा सीधा से मुड़ा हुआ है ना, यही लैंडमार्क है, इसको ध्यान रखेंगे। इसी के जस्ट नीचे जो है यहाँ पे आप लिख देंगे आगरा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे आगरा। अब ये क्वेश्चन 2 पूछा है तो आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, जैसे यहाँ पे चौथा भी लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ 5वां भी लिखेंगे। अगर एक ही क्वेश्चन का 2 उत्तर होता तो वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पूरा मानचित्र भर सकते हैं और मैंने पूरा पेपर आपको हल करके बताया, समझाने की पूरा प्रयास किया है कैसे आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।